इन दिनों सोशल मीडिया और उत्तर प्रदेश की सियासत में छाए हुए हैं बीजेपी के एक बड़े दिग्गज ब्राह्मण नेता। वो नेता जो शंकराचार्य विवाद के मैटर पर जब बोलते हैं तो हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल ही रही होती हैं कि ये नेता घर पर 101 बटकों को बुलाते हैं, उनकी पूजा कर डालते हैं। तस्वीरें जब सरेआम होती हैं तो जो चर्चाएं पहले चल रही थी वो और तेज हो जाते हैं। कई सारे सवाल उठते कि क्या ये नेता अपनी ही पार्टी या अपनी ही सरकार की इतर जा रहे हैं या फिर ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता जब विधानसभा में रायता फैलाने की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर खूब उनको शेयर किया जाता है। विपक्षी चुटकी लेते हैं कि दरअसल ये रायते वाले मंत्री हैं, ये अपने विभाग में रायता ही बनाते और रायता ही फैलाते हैं। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि दरअसल ये नेताजी की वाक्पटुता है। ये नेता जब सदन में बैठे होते हैं तो नेता प्रतिपक्ष उनकी ओर इशारा करते हैं और जोर से ठहाका लगना शुरू हो जाता है विधानसभा में, और इस बीच योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुरा देते हैं। ये नेता जो विरोधियों के भी करीबी बताए जाते हैं और गाहे बगाहे इनको विरोधियों के साथ जब जब देखा गया तो खूब चर्चाएं हुई। ये नेता है डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनको मायावती ने कभी रिजेक्टेड माल कहा था, जिनको लेकर के मायावती के मन में बड़ा संदेह था, और बसपा में जिस तरह से उनकी एंट्री हुई और जिस तरह से उनकी बसपा से निकासी हुई, दोनों जब खूब चर्चा में रहा। बीजेपी में एंट्री से लेकर आज डेप्यूटी सीएम की कुर्सी और तमाम तरह की चर्चाएं योगी आदित्यनाथ और उनके रिश्तों को लेकर भी। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं ब्रजेश पाठक की, उन ब्रजेश पाठक की निजी जिंदगी, उनके भाइयों के बारे में, उनके उस राजनीतिक सफर की शुरुआत और उस स्टूडेंट ब्रजेश पाठक के बारे में जो पढ़ने में तो अव्वल था लेकिन सियासत की तरफ ज्यादा उसका चस्का रहता था। किस तरह से कांग्रेस, बसपा, बीजेपी सभी पार्टियों में वो सवार हुए और उनको लेकर राजनाथ सिंह ने एक समय पर जो भविष्यवाणी की थी, 2022 में वो भविष्यवाणी जब पूरी हुई तो पूरा देश देखता रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ब्रजेश पाठक जो इस समय डेप्यूटी सीएम हैं और बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे कहे जाते हैं, और कहा जाता है कि 2022 में उनको डेप्यूटी सीएम इसलिए बनाया गया था ताकि एक नैरेटिव सेट किया जाए कि बीजेपी में ब्राह्मणों का सम्मान है, क्योंकि 22 का चुनाव ऐसा था जब ये कहा गया कि बीजेपी से ब्राह्मण खिन्न हैं, जिसमें खुशी दुबे सरीखे बहुत सारे केसेस थे जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक उदाहरण के तौर पर पेश कर रही थी, बड़ा मुद्दा बना रही थी, और ये बार बार कहा जा रहा था कि ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से। 22 में जब रिपीट करती है बीजेपी तो ब्रजेश पाठक को एक बड़ा प्रमोशन मिलता है, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग वो देख रहे हैं, अक्सर उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी अस्पताल में छापा डालते और चक्र निरीक्षण करते पाया जाता है, और वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस भी शेयर करते रहते हैं उसको लेकर के। हाँ, विपक्ष ज़रूर कहता है कि दरअसल इनसे सिर्फ ये रीलबाजी ही होती है, ये केवल वहाँ पर जाते हैं, वीडियो बनवाते हैं और स्वास्थ्य विभाग की सेहत को बेहतर नहीं कर पाते हैं। खास तौर पर अखिलेश यादव उनके ऊपर हमलावर रहते हैं। आज उन्हीं ब्रजेश पाठक से जुड़ी निजी जिंदगी और उनसे जुड़े विवाद और उनके राजनीतिक सफर के बारे में काफी दिलचस्प बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले विधानसभा की एक तस्वीर देखिए। दोनों सदस्यों से पॉइंटेड सवाल पूछे, पॉइंटेड जवाब देंगे। अगर जरा भी पॉलिटिकल करेंगे तो हम पूरा फिर पॉलिटिकल रायता फैला देंगे। बस इतने आपको ज्यादा कहेंगे तो वैसे आप बहुत इस समय मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं दौड़ाऊंगा। आपसे निवेदन करता हूँ, बाबा हंस रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो ब्रजेश पाठक चर्चा में बहुत ज्यादा हैं। अब कहा यह जा रहा है कि क्या ब्राह्मणों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी खुद की पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, अपने खुद के विकास के लिए, खुद के फायदे के लिए, या फिर ये एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश है बीजेपी की तरफ से। क्योंकि एक समय केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बोला था कि उनके चरणों में नमन है, वो शंकराचार्य हैं, सम्माननीय हैं, और उसके बाद वो मामला थम सा गया था। तब भी इस तरह की चर्चाएं थी। एकाएक जब एक टीवी के कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक इस तरह से बोलते हैं कि शिखा नहीं छूनी चाहिए थी, ये घोर पाप है और इसका दंड मिलेगा, वही खाता लिखा जा रहा है, जब इस तरह के उनके शब्द होते हैं तो इस पर शिवपाल यादव उनको फंसाते भी और कहते हैं कि भाई आप जब पाप समझ रहे हैं तो आप इस पाप के भागीदारी क्यों कर रहे हैं, क्यों भागीदार बन रहे हैं? आप भी तो उसी मंत्रिमंडल में, अगर कार्रवाई होनी चाहिए थी सरकार की जिम्मेदारी तो आप भी तो उसी सरकार का पार्ट है। एक तरीके से शिवपाल यादव ने नहले पर दहला चलते हुए मानो ब्रजेश पाठक को फंसाया, लेकिन ब्रजेश पाठक
फटाफट 101 बटुकों को बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और एक बड़ा संदेश दे जाते हैं कि अभी उनको काफी लंबा सियासी सफर तय करना है। उनकी नजर दूर तलक है। ब्रजेश पाठक जो हरदोई के एक साधारण से परिवार से आते हैं। ब्रजेश पाठक के पिता एक डॉक्टर थे और साथ साथ पॉलिटिशियन भी। उनके पिता सुरेश पाठक मल्लावा नगर पंचायत के अध्यक्ष थे और कहा जाता है कि पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे ब्रजेश पाठक और काफ़ी दूर उनको जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए। तो उस समय रोड्स ठीक नहीं थी। वो खुद एक किस्सा में बता रहे थे, टीवी को जब इंटरव्यू दे रहे थे, अपने स्ट्रगल को बता रहे थे, तब वो तांगे पे बैठ करके जाते थे एग्ज़ाम देने। फिर हरदोई से आए लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए और यहाँ पर उनको चस्का लगा सियासत का। यहाँ पर वो चुनाव लड़ते हैं, छात्र संघ से अपनी सियासी करियर की शुरुआत करते हैं और यहीं पर उनकी दोस्ती भी होती है दयाशंकर सिंह से और विनय शंकर तिवारी से। जी, हरिशंकर तिवारी, जिनको लेकर के अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि बीजेपी को हाथा नहीं भाता है, सीएम योगी को हाथा नहीं भाता है। जो पूर्वांचल के एक बड़े दिग्गज ब्राह्मण नेता और बाहुबली कहे जाते थे हरिशंकर तिवारी, उनसे और उनके परिवार से बनता है ब्रजेश पाठक का रिश्ता। ये दिलचस्प किस्सा भी है और कैसा ये रिश्ता रहा, कैसी इस रिश्ते में खटास आई, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए कि किस तरह से यूनिवर्सिटी में जब दाखिल होते हैं तो यहाँ से सियासी सफर जब शुरू होता है तो पहले वो 1989 में छात्र संघ के उपाध्यक्ष बने थे और उसके बाद 1990 में वो एलयू के अध्यक्ष बने। यहाँ से जब सफर शुरू हुआ तो आगे भी बढ़े, कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस की तरफ से 2002 में चुनाव मैदान में भी उतरे। कांग्रेस के टिकट पर मल्लावा विधानसभा क्षेत्र से वो 2002 में चुनाव लड़ते हैं। बहुत कम मार्जिन से, तकरीबन 150 वोटों से उनकी हार हो जाती है, लेकिन हार तो हार होती है। ब्रजेश पाठक थमते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर वो जिस समय मायावती ब्राह्मणों को जोड़ रही थी 2007 का चुनाव, उसके करीब वो करते हैं हाथी की सवारी। जी, वो बसपा में शामिल हो जाते और बसपा में उनकी एंट्री करवाई थी सतीश चंद्र मिश्रा ने। आपको याद होगा 2007 में जब चुनाव हो रहे थे, काफ़ी दिलचस्प वो चुनाव था। उस समय ब्राह्मणों को जोड़ने का काम सतीश चंद्र मिश्रा पे ही था और सतीश चंद्र मिश्रा उस समय ढूंढ ढूंढ के तमाम नेताओं को बसपा में शामिल कर रहे थे संगठन को मजबूत करने के लिए। तो उस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने ही ब्रजेश पाठक को बसपा ज्वाइन करवाई। करीब 12 साल तक ब्रजेश पाठक बसपा में रहते हैं। 2004 में बसपा की तरफ से वो चुनाव भी लड़ते हैं और जीतते भी हैं। लोकसभा का चुनाव उन्नाव से जीत जाते हैं। इसके बाद 2009 में उनको राज्यसभा बसपा भेजती है। हालांकि वो कार्यकाल बहुत छोटा था लेकिन वो वहां पर होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि बसपा से उनकी दूरी बढ़ने लगती है और वो भी काफ़ी चौंकाने वाला था। सियासत के गलियारों में काफ़ी चर्चा उसकी थी, लखनऊ से लेकर के बाकी ज़िलों में पूर्वांचल तक, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल एक दिन पहले ही बसपा की एक बड़ी रैली करवाई गई थी जिसमें ब्रजेश पाठक बड़ी महती भूमिका में थे। उन्होंने ही कहा गया कि सारा काम संभाला था और उसके अगले दिन वो बसपा छोड़ देते हैं। साल 2014 में उन्नाव से वो दोबारा से बसपा से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे और यहीं से बसपा के अंदर सब कुछ ठीक उनके लिए नहीं रहा। 24 अगस्त 2016 आगरा में बीएसपी की रैली थी। मायावती के साथ वहां पर ब्रजेश पाठक भी थे और अगले दिन खबर आई कि ब्रजेश पाठक ने बीएसपी छोड़ दी। वो इधर बीएसपी छोड़ते हैं और अगले ही दिन बीजेपी वो ज्वाइन कर लेते हैं। काफी चर्चा होती है कि बीएसपी छोड़ के जो नेता बीजेपी में आए हैं वो बीजेपी के लिए कितने कारगर साबित होंगे, उनका कितना भविष्य होगा बीजेपी में। और 17 के पहले बीजेपी भी अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी हुई थी ताकि ये चुनाव उसके लिए ऐतिहासिक बने और बना भी। लेकिन मायावती ने उस वक्त मानो ब्रजेश पाठक को कम आंका था, या यूं कहे कि मायावती ने जानबूझकर ब्रजेश पाठक पर ऐसी टिप्पणी की थी। मायावती ने क्या कहा था और कहां कहा था, जरा वो भी जान लीजिए। 28 अगस्त 2016 का दिन था। आजमगढ़ में बसपा की रैली थी और वहां पर बीजेपी पर तंज कसते हुए मायावती ने कहा था कि दरअसल बीजेपी वाले बसपा के रिजेक्टेड माल को माला पहनाते। ब्रजेश पाठक पर यह तंज था। ब्रजेश पाठक ने मानो क्रोध का घूंट पी लिया और कहा कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनमें कितनी काबिलियत है, क्या वो रिजेक्टेड माल है या फिर वो एक बड़े एसेट थे जिसे खो दिया मायावती ने। 17 का चुनाव होता है और बीजेपी को भी तलाश थी एक बड़े ब्राह्मण चेहरे की। 7 वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए लखनऊ मध्य सीट पर ब्रजेश पाठक को मैदान में उतारा जाता है। उनके सामने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता होते हैं रविदास मल्होत्रा, जो बहुत बड़ा चेहरा उस विधानसभा क्षेत्र के लिए, जमीनी चेहरा,
लेकिन वहां पर कहा जाता है कि कांग्रेस और सपा के बीच में जो सही से गठजोड़ नहीं बन पाया था, उसकी वजह से रविदास मल्होत्रा हार जाते हैं और ब्रजेश पाठक जीत जाते हैं। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है जीत हार का, लेकिन ब्रजेश पाठक की जीत बीजेपी के लिए बड़ी रही, समाजवादी पार्टी की एक सीट छीनने के लिहाज से। उसका इनाम भी मिलता है। ब्रजेश पाठक को 2017 में जब योगी सरकार बनती है तो कानून मंत्री बनाया जाता है, एक बेहतर पद उनको दिया जाता है। तब भी लोगों की निगाही थी कि क्या ब्रजेश पाठक इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं या ये डिजर्व करते हैं। पार्टी के भीतर भी कई नेता उनको लेकर सवाल करते रहे, लेकिन जैसे कि दूध को जब आप पानी में मिलाते तो घुल मिल जाता है, ऐसे ही ब्रजेश पाठक मानो बीजेपी के नेताओं के साथ घुल मिल गए। उनके सबके साथ अच्छे संबंध दिखाई देने लगे। फिर ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने का जो मैंने एक इंसिडेंट बताया कि 22 में किस तरीके से एक नैरेटिव चला था कि ब्राह्मण गुस्सा है, उसको संभालने की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक पर आती है। ब्रजेश पाठक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक बेहतर समन्वय अपने रिश्तों की वजह से बनाते दिखाई देते हैं, और जब वो उस जिम्मेदारी में कामयाब होते तो 2022 के जब फिर से सरकार बनती है बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ की, तो उसमें ब्रजेश पाठक को प्रमोशन मिलता है, उन्हें बना दिया जाता है उप मुख्यमंत्री। एक बार राजनाथ सिंह ने उनको लेकर इसी तरह से कहा था कि जब वो कानून मंत्री थे तो एक कहीं कार्यक्रम में बैठे थे दोनों लोग, तो राजनाथ सिंह ने मीडिया के सामने कहा कि उनको बड़ा भरोसा है ब्रजेश पाठक पर, जिस तरह से वो लोगों के बीच में रहते हैं, अपनत्व दिखाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ते हैं, आम लोगों के साथ जुड़ते हैं। अब उनका काफ़ी लंबा सियासी सफ़र वो देखते हैं, उनका काफ़ी उज्जवल भविष्य देखते हैं। वो कौन से मंत्री होंगे वो भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक बेहतर ही उनके पास जिम्मेदारी होगी, और वो 2022 में देखने को मिला। लेकिन जो हमने कहा कि हरिशंकर तिवारी के साथ वो रिश्ता क्या था, हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी और ब्रजेश पाठक एक साथ पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में दोनों क्लासमेट थे, दोनों की नज़दीकियाँ हुई, दोनों साथ में रहने लगे, और ऐसा रिश्ता बना कि मानो वो हरिशंकर तिवारी के दूसरे बेटे बन गए। विनय शंकर तिवारी और ब्रजेश पाठक दोनों भाई की तरह रहने लगे, एक परिवार सा बन गया, हर सुख में हर दुख में साथ रहने लगे। लेकिन फिर एक प्रॉपर्टी का विवाद आता है, जो तमाम उनके करीबी सूत्रों से, करीबियों से जो जानकारी मिली है, उसके बिना पे हम बता रहे हैं कि आखिर जो इतना प्रगाढ़ रिश्ता था कि सगे भाई के जैसे रिश्ता हरिशंकर तिवारी और ब्रजेश पाठक के बीच में पिता और बेटे की तरह रिश्ता था, वो क्यों दूरी हुई। तो वो कहा जाता है दरअसल महानगर की एक प्रॉपर्टी थी। अभी आपने सुना था कि गंगोत्री इंटरप्राइजेस को लेकर विनय शंकर तिवारी पर ईडी का शिकंजा कसा था, वो उसी प्लॉट पर बना हुआ है, और उसी को लेकर इन दोनों के बीच में कहा गया कि विवाद हुआ और फिर ये दोनों अलग हो गए। और इसकी वजह ये भी कहा गया पॉलिटिकली भी कि बीजेपी के हो गए ब्रजेश पाठक और वो उधर। हालांकि दोनों ही बातें रही, लेकिन ब्रजेश पाठक काफ़ी तालमेल बैठाकर चलती थी। आप इसका एग्जाम्पल ओम प्रकाश राजभर के जरिए ही ले लीजिए। ओम प्रकाश राजभर और एक समय पे ब्रजेश पाठक दोनों बसपा में थे, दोनों के अच्छे संबंध थे, और बाद में जब दोनों अलग हुए इसके बावजूद उनके संबंध अच्छे थे। कई दफ़ा मंच पर दोनों साथ दिखाई दिए, कई बार विधानसभा में साथ में गलबहियाँ करते नजर आए, और तब बार बार कहा गया कि दरअसल ये पुराने रिश्ते हैं जो आज भी बरकरार हैं। और ये भी कहा गया कि राजभर के साथ जो बीजेपी की दोबारा से ट्यूनिंग हुई है, उसके पीछे एक अहम किरदार दयाशंकर सिंह और ब्रजेश पाठक ही हैं। खैर, अगर ब्रजेश पाठक की निजी जिंदगी की बात करें तो जैसा उनके पिता के बारे में हमने बताया कि वो नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके थे। ब्रजेश पाठक 3 भाई हैं, जिसमें बड़े भाई जो हैं वो कारोबारी हैं, पहले लॉयर थे। राजेश पाठक पहले वकालत करते थे, लेकिन अब उन्होंने एक भट्ठा लगा लिया है, कोल्ड स्टोरेज उनके नाम है। दिनेश पाठक उनके एक और भाई जो लखनऊ में रहते हैं, एक स्कूल चलाते हैं, पॉलिटेक्निक से वो पास आउट हैं, और उसके बाद उन्होंने एक नौकरी की और उसके बाद अपना स्कूल खोल लिया। उनकी पत्नी की बात करें नम्रता पाठक जो है वो हाउसवाइफ हैं। उनके जो भाई हैं यानी कि ब्रजेश पाठक के साले, वो पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे बसपा में, और बसपा की तरफ से वो MLC रह चुके हैं। हालांकि बाद में उनकी भी बसपा से दूरी होती है और वो भी बीजेपी के हो जाते हैं। तो फिलहाल ब्रजेश पाठक को लेकर ये तमाम चर्चाएं हैं या फिर जो तमाम इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। हरदोई से रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की हमारे सहयोगी प्रशांत पाठक।